नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ इस एसएम करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान की श्रृंखला में अपन देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है ओम का नियम। यह टॉपिक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम जो है वो क्या है, तो आपके पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है बेटा? जॉर्ज साइमन ओम। 1828 में, कब की बात है ये? 1828 में जॉर्ज साइमन ओम नामक एक वैज्ञानिक था जिसने विभवांतर, किस किस के मध्य संबंध दिया है? ये विभवांतर और धारा के मध्य संबंध दिया है। किस किस के मध्य संबंध दिया हुआ है? विभवांतर और धारा के मध्य आपको एक संबंध दिया हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं ओम का नियम। क्या नाम देते हैं बेटा? ओम का नियम नाम देते हैं। अब ओम का नियम है क्या, इसके बारे में हम जानकारी आज देखें। तो हमारे पास कोई चालक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक है। क्या है बेटा? ये एक चालक। अब इस चालक को हमने क्या किया, एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक के साथ इसको जोड़ दिया है। एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ इसको आपने क्या कर दिया है? जोड़ दिया। ये धारा नियंत्रक है, ये आपकी कुंजी है और ये आपके बैटरी है। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही आपने कुंजी को आपने इसके अंदर टच कर दिया तो क्या हो गया? धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह आप बता रहे हैं कहां से कहां होता है? प्लस से माइनस, जबकि वो एक्चुअली क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। धारा का प्रवाह तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, लेकिन हम जब भी दिशा की बात करते हैं तो प्लस से माइनस बताते हैं। तो वो प्लस से जो माइनस बता रहे हैं वो दिशा आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे आपकी धारा का प्रवाह हो गया। अब आप देख रहे हैं इस चालक के सिरों पर, ये जो सिरे हैं, ये प्रारंभिक और ये अंतिम सिरा, इस सिरों के मध्य आप देख रहे हैं एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। भाई यहाँ का विभव अलग, इस बिंदु का विभव अलग। यहां से आवेश को यहां तक लाने में कार्य जो करना पड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या उत्पन्न हुआ है? V उत्पन्न हुआ है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है नियत भौतिक अवस्थाओं पर, क्या कह रहा है बेटा? नियत भौतिक अवस्थाओं पर। अब इस वर्ड का आप तात्पर्य समझिए कि नियत भौतिक अवस्थाओं का तात्पर्य क्या है। तो नियत भौतिक अवस्थाओं की बात करें, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं में हमारे पास जैसे ये जो चालक है इसकी लंबाई आ जाएगी, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ जाएगा, बाहर का जो वातावरण का ताप है वो आ जाएगा, दाब है वो आ जाएगा। तो नियत रहनी चाहिए वो भौतिक अवस्था है। वो सारी कैसी रहनी चाहिए? नियत। जो आपने पहले ले रखी है वही अंत तक वो चलनी चाहिए। आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो शुरुआती उसकी लंबाई थी वही अंत में होनी चाहिए, जो उसका शुरुआती अनुप्रस्थ काट था वही अंत तक होना चाहिए, जो ताप आपने वातावरण का लिया है वही ताप उसमें रहना चाहिए, जो दाब है वही दाब रहना चाहिए। तब जाके ये भौतिक अवस्थाएं सारी क्या होगी? नियत होगी। और नियत भौतिक अवस्थाओं पर आपने देखा कि जॉर्ज साइमन ओम है, उसने कहा कि विभवांतर जो उत्पन्न हुआ है वो प्रवाहित धारा के क्या है? समानुपाती होता है। जॉर्ज साइमन के अनुसार नियत भौतिक अवस्थाओं पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। V समानुपाती I, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक उपयोग में आ जाएगा जिसको हम कहेंगे R। और ये R जो है वो क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह आपके पास रेजिस्टेंस कहलाता है R। V बराबर IR। अब इससे R बराबर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? R बराबर V अपॉन I। अब इससे आप देखो R और I में क्या संबंध आ रहा है? तो R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? I के साथ। मतलब ये हुआ, यदि चालक का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें धारा का प्रवाह कम होगा,
यदि चालक का प्रतिरोध कम है तो उसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए आप देखते हैं जो चांदी है, जो Ag है, उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए उसमें धारा का मान सबसे ज्यादा हो सकता है। तो चांदी जो है वो आप देखते हैं सबसे अच्छी सुचालक है। कैसी है? सबसे अच्छी सुचालक, जिसमें सर्वाधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। आप देखते हैं जो घर में हम तार उपयोग में लेते हैं वो किसके लेते हैं? तांबे के लेते हैं, चांदी के नहीं लेते हैं। अब चांदी के नहीं लेने का बिल्कुल आप यदि सेंस कहेंगे तो क्या कहेंगे? सब महंगे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ महंगा ही शो हो रहा है। भाई जैसे जो बड़े बिलियनियर्स जो है, अरबपति जो है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या महंगा उनके लिए, लाखों रुपए लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्या लगेगा, लेकिन फिर भी वो चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी तांबे का ही उपयोग करते हैं। तो तांबे का उपयोग करने का कारण जो है वही आप एक तो बता देंगे कि चांदी भी अपेक्षा सस्ते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि चांदी का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है। तांबे की अपेक्षा गलनांक क्या होता है? कम होता है। तो अधिक देर तक यदि उसमें धारा प्रवाहित करते रहे तो चांदी पिघल सकती है, और पिघल जाएगी तो आपके पूरा वो संबंध निश्चित हो जाएगा, पूरा आपके परिपथ ही विघटित हो जाएगा। इसलिए हम चांदी का उपयोग नहीं करते हैं और किसका उपयोग करते हैं? तांबे का उपयोग करते हैं। तो आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके साथ? आई के साथ। अब आप इससे यदि परिभाषा कहें तो क्या कहेंगे? चालकों का ऐसा गुण जो धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चालकों का ऐसा गुण जो क्या कर रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध उत्पन्न कर रहा है, उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे सड़क पे अपन जा रहे हैं और गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है, किसको देखकर? स्पीड ब्रेकर को देखकर। वैसे ही धारा प्रवाह में आपके प्रतिरोध आ गया तो धारा प्रवाह ऑटोमेटिक से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्रतिरोध जो है वो धारा प्रवाह को क्या कर रहा है? रोक रहा है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो प्रतिरोध वह गुण हो गया चालकों का जो धारा प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो आप आगे देखेंगे क्या है हमारे पास। तो आपने देखा R बराबर क्या आ गया? V अपॉन I। तो इससे हम यदि परिभाषा कहें तो क्या कहेंगे? चालकों का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। चालकों का ऐसा गुण है जो धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। या करके दूसरी परिभाषा आप देखो, विभवांतर और धारा का अनुपात भी क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। विभवांतर तथा धारा का अनुपात ये भी आपके क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो दोनों परिभाषाएं हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो आपके चालकों का ऐसा गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, और विभवांतर और धारा का अनुपात जो है ये क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिरोध कहलाता है। अब इसमें आप इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आप देखें, V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो जाएगा? मात्रक इसका वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक की हम बात करें तो आपको पता होगा जो ऐसा ही मात्रक जो लिखे जाते हैं वो हमेशा वैज्ञानिक के सम्मान में लिखे जाते हैं। जो वैज्ञानिक आपके जिसको प्रयोग जिसने किया है उसके सम्मान में ऐसा ही मात्रक लिखा जाता है। तो ये आपके प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज साइमन ओम ने। इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया है? ओम रखा गया है। क्या रखा गया है बेटा? ओम रखा गया है। ओम का प्रतीक जो है वो इस प्रकार का होता है। ओम को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के प्रतीक का उपयोग करते हैं। वीमा की बात करें हम तो वीमा जो है वो क्या हो जाती है? तो वोल्ट। वोल्ट क्या है? आपकी विभवांतर या विभव। और विभवांतर या विभव क्या होता है? कार्य बटे आवेश। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2 और बटे आवेश है A1 T1। तो आपकी विमा बन जाएगी m1 L2 T-3A-1। किसकी? वोल्ट की। m1 L2 T-3A-1 और A1 ये और ऊपर आएगा तो A क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो आपके पास विमा बन जाएगी m1 L2 T-3A-2।
किस प्रकार की राशि का उदाहरण है? तो ये एक अदिश राशि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? अदिश राशि का उदाहरण है। कि आपके प्रतिरोध जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो हम कहेंगे एक अदिश राशि है। किस प्रकार की है बेटा? अदिश राशि। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं कि आपके ये क्या है। चलिए, चलिए कर लिया आपने नोट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, अब हम एक बात करते हैं कि जो विभवांतर और धारा के मध्य आपने देखा कैसी रेखा आ रही है? सरल रेखा आ रही है। कैसी रेखा आ रही है बेटा? सरल रेखा। और सरल रेखा जब आ रही है तो आप देखेंगे कि यदि उसके बीच में हम ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार की रेखा आपको प्राप्त होगी? तो उनके ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होती है। किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा? तो आप क्या कहेंगे? सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए यहां पे ये हमारे पास, मैं y अक्ष पे ले रहा हूं v को और x अक्ष पे ले रहा हूं i को। v को किस में मापते हैं? वोल्ट में, और i को किस में मापते हैं? एम्पियर में। यदि अब इसमें ग्राफ खींचे तो ग्राफ आपके कैसा आएगा? एक सरल रेखीय ग्राफ आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? सरल रेखीय ग्राफ। और इस सरल रेखा पर यदि मैं कोई दो बिंदु लेके लंब डाल के ये खींच लूं, तो ये जो ढाल होगी टेन थीटा जो होगा, तो ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा? डेल्टा आई के। और ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी के, क्योंकि विभवांतर का अंतर है और ये आपके धारा का अंतर है। तो अपन कहेंगे यदि वी आई ग्राफ की, या यूं कह दीजिए वी आई ग्राफ की प्रवणता या ढाल क्या हो जाएगी? प्रवणता या ढाल टेन थीटा के बराबर होती है। भाई प्रवणता किसी भी ग्राफ की यदि आप निकालोगे तो वो टेन थीटा के बराबर होगी। और टेन थीटा जो है वो क्या होता है? लंब बटे आधार के बराबर। अब लंब किसके बराबर है? देखो डेल्टा वी के, और आधार किसके बराबर है? डेल्टा आई के। भाई डेल्टा वी के बराबर लंब हो गया और आधार किसके बराबर हो गया? डेल्टा आई के। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई बराबर क्या आ रहा है? टेन थीटा। अब वी अपॉन आई क्या होता है? आर होता है। तो अपन कह सकते हैं जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है? आर के। और आर किसके बराबर है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के। तो अपने पास ये प्राप्त होता है कि V और I में जो खींचा गया ग्राफ है उसकी प्रवणता जो है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। V I ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसको प्रदर्शित करती है? तो अपन कहेंगे प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ये हमारे पास प्राप्त होता है। यदि आप V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो आपके प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, कर लिया आपने? तो वी आई ग्राफ की जो प्रवणता है वो किसको प्रदर्शित करेगी? प्रतिरोध को। चलिए अपन इस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। किस प्रकार का एग्जाम्पल हमारे पास इसमें पूछा जा सकता है। आपके कई बार ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि यदि आपके V और I का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको एग्जाम्पल आ रहा है, निम्न ग्राफ की सहायता से प्रतिरोध का परिकलन करो। प्रतिरोध का परिकलन कैसे करेंगे? तो निम्न ग्राफ की सहायता से प्रतिरोध का परिकलन करना है। प्रतिरोध का परिकलन किस प्रकार करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये V है और ये I है। I एम्पियर में दिया हुआ है और V आपको दिया हुआ है वोल्ट में।
ठीक है। अब आपके पास ये मान दिए हुए हैं 50, ये है 100, ये है 150 और ये है 200, ऐसे। और ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। 50 पे जो पॉइंट है वहां पे आप धारा का मान देख रहे हैं, वो आपके पास है 2। फिर 100 पे जो आपका पॉइंट है उस पे आपके मान जो दिया हुआ है वो है 4, और 150 पे जो आपका पॉइंट है उस पे मान है 6, और 200 पे जो आपका पॉइंट है उस पे मान है आपके 8। अब आपको कहा कि इस ग्राफ से क्या करना है, प्रतिरोध का परिकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो बिंदु ले लो, ये बिंदु अपन ने ले लिया। अब इससे अपन ने यहां से लंब डाल दिया और इधर से भी यूं लंब डाल दिया। अब ये जो मान आया ये क्या आया, डेल्टा आई। ये जो मान आया वो क्या आया, डेल्टा वी। तो अपन क्या कहेंगे, ये टेन थीटा मतलब थीटा आ गया। तो अपन कहेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी आई ग्राफ की प्रवणता, वी आई ग्राफ की प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। अब प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रही है तो आपके कहेंगे टेन थीटा, आर बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। अब डेल्टा वी का मान देखो, शुरुआती बिंदु कितना है 150, कितना है 150, फिर अंतिम बिंदु कितना है 50, सॉरी शुरुआती बिंदु है 200, शुरुआती बिंदु कितना है 200 और अंतिम बिंदु कितना है 100 बटे आपके धारा के मान का देखें तो धारा का मान शुरुआती कितना है 8 माइनस अंतिम कितना है 4। तो आपके पास 200 में से 100 गए तो पीछे बच गए 100, 8 में से 4 गए पीछे बच गए 4, 4 का भाग दे दिया 100 में, कितना आ गया 25। तो प्रतिरोध का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 25 ओम। तो ये आपके दिए गए ग्राफ से अपन ने क्या कर दिया, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया है। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है क्या ये? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए तो आगे बात करते हैं हम। आगे हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है अगला प्रश्न, उसको समझिए। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में किस चालक का प्रतिरोध अधिक है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसमें यह बताना है कौन से चालक का प्रतिरोध ज्यादा है। ये इधर है I और इधर आपके दिया हुआ है V। अब आपका एक चालक दिया हुआ है A, चालक A, कौन सा चालक है A। ये ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है इसका। एक चालक है जिसका नाम है चालक B। तो अब आप चालक A का कोण देख लो θ1 और चालक B का कोण देख लो θ2। तो अब आपको यह बताना है चालक A का प्रतिरोध ज्यादा है या चालक B का प्रतिरोध ज्यादा है, कौन से चालक का प्रतिरोध जो है वो अधिक है, इसको आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जब भी बताते हैं तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है थीटा का। तो थीटा किसका बड़ा है, θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। भाई θ1 का मान आपके θ2 से क्या है, बड़ा है। तो tan थीटा भी क्या होगा, tan θ2 से बड़ा होगा। भाई ये tan θ1 जो है वो tan θ2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपको पता है जो प्रतिरोध होता है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, tan थीटा पर डिपेंड करता है। तो tan थीटा किसका ज्यादा है, पहले वाले का। तो पहले वाले का प्रतिरोध जो है वो दूसरे वाले के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे चालक A का जो प्रतिरोध है वो आपके चालक B के कंपेयर में क्या है, अधिक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, चालक A का प्रतिरोध चालक B की तुलना में अधिक होता है। क्लियर है बेटा, सभी को ये क्लियर है। ओम का नियम जो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो सबको क्लियर हो गया है। चलिए
तो इसी प्रकार हम भौतिक विज्ञान की श्रृंखला के रूप में अलग अलग नियमित तौर पे अपन टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे और प्रतिदिन आप जुड़ते रहें, इस कक्षा को शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। क्लियर है बेटा? तो सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू।